कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए लगातार हम सीरीज चला रहे हैं। रेलवे ग्रुप डी के जो पिछली बार क्वेश्चन पेपर आए थे वही हम सारे सॉल्व करा रहे हैं और ये पार्ट नंबर आज का 58 है। इससे पहले हम बहुत सारे पार्ट्स करवा चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं उन पिछले पार्ट्स को तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप चेक कर लीजिएगा। वहाँ पर एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी रेलवे ग्रुप डी के नाम से। वहाँ पर आप क्लिक करते ही सारे पार्ट आपके सामने खुलकर आ जाएंगे। आज का ये पेपर आपके लिए स्पेशल होने वाला है और स्पेशल इसलिए हम स्मार्ट तरीके से बहुत कम समय में सटीक आंसर कैसे निकालें इसको भी हम जानेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। लेकिन इससे पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे की बेहतर तैयारी के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखो, आज का क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक विशिष्ट परीक्षा में 200 छात्र उपस्थित हुए यानी कि शामिल हुए और गणित में 80 छात्र अनुत्तीर्ण थे। भौतिकी में 160 उत्तीर्ण हुए और रसायन विज्ञान में 30 छात्र अनुत्तीर्ण हुए। देखो यहाँ पर कंफ्यूजन क्या कर दिया है, उत्तीर्ण भी दे दिया है और अनुत्तीर्ण भी दे दिया है। तो आप सबसे पहले ये देखोगे कि अनुत्तीर्ण को ज़्यादा दिखाया गया है या उत्तीर्ण को। तो देखो यहाँ भी अनुत्तीर्ण है और यहाँ भी अनुत्तीर्ण। मतलब जो भी हम सर्कल बनाएंगे या जो भी डेटा लेके चलेंगे वो अनुत्तीर्ण के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो मैं सर्कल बना लेता हूँ। सर्कल देखो, सबसे पहले सर्कल बनाने के लिए हमें ये देखना जरूरी है कि यहाँ पर कितने सब्जेक्ट की बात हो रही। तो देखो, भौतिकी और गणित और रसायन 3 है, तो मैं सर्कल 3 बनाता हूँ। अब जब कभी ऐसा आता है तो एक दूसरे के अंदर जोड़ कर ऐसे सर्कल हम बनाते हैं ताकि आगे जो डेटा लिखेंगे वो हमारे लिए आसान हो जाएगा। कोई भी नाम दे सकते हैं। इसको मैं नाम देता हूँ फिजिक्स, और ये हो जाएगा केमिस्ट्री, और ये हो जाएगा यहाँ पर मैथ्स। ठीक है, समझ जाना आप। अब गणित और भौतिकी में 30 छात्र। तो देखो, गणित भौतिकी कहाँ पर है, यानी गणित और फिजिक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा 30, ये दोनों के बीच में क्योंकि और लगा हुआ है तो 30 है, आप इसको ध्यान देना। आगे देखो, कह रहा है गणित और रसायन में 15 अनुत्तीर्ण हुए। तो गणित रसायन का मतलब केमिस्ट्री और मैथ में कितने, 15, तो यहाँ पर आप लिख दो 15। आगे देखो, भौतिकी और रसायन में 10 अनुत्तीर्ण हुए। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में कितने, 10, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 10। ठीक है, अब आगे देखो, अब यहाँ पर कह रहा है कि 100 छात्र सभी 3 विषयों में उत्तीर्ण हो गए। तो देखो 200 छात्र थे और 200 में 100 पास हो गए, तो कितने नहीं पास हुए होंगे, 100। यानी कि ये कन्फ्यूज़न करने के लिए हमें दिया गया था। हमें यही मान के चलना है कि 100 छात्र थे वही अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, उन्हीं का डेटा हमें निकालना है। अब यहाँ से देखो, कह रहा है, हम इसको थोड़ा हटा देता हूँ। यहाँ से देखो, गणित में 80 छात्र अनुत्तीर्ण थे। तो गणित कहाँ पर है, ये है गणित वाला सर्कल, ये पूरा का पूरा है। टोटल 80 होना चाहिए इस सर्कल के अंदर गणित वाले के, तो हैं कितने, 45 ही तो हो गए। यहाँ पर अगर हम 35 कर दे रहे हैं तो टोटल इसका हो जाएगा, देखो 30, ये 35 और 15 कर लो 50, और 50 30 80। अब आगे कह रहा है 160 छात्र उत्तीर्ण हुए, किसमें, भौतिकी में उत्तीर्ण हुए, तो इसको अभी छोड़ दें। आगे देखो, इसमें से कह रहा है रसायन विज्ञान में 30 अनुत्तीर्ण थे। अब 30 अनुत्तीर्ण थे रसायन में, तो रसायन कहाँ, ये है, और 10 15 25 हो गए, और 30 बनाना है तो 5 यहाँ कर दो, ये हो गए टोटल। अब देखो, कह रहा था इसमें 200 थे, 200 में 100 तो पास हो गए, 100 नहीं पास हो पाए होंगे। तो टोटल आप देखो एक सब्जेक्ट वाले कितने हैं, तो 35 और 5 40, अभी 40 हो रहे हैं। टोटल काउंट करो कितने हो गए, तो ये हो गए 65 70 80, और ये हो जाएगा 90 5 95। 5 कम पड़ रहा है, तो 5 कम होने का मतलब कि 5 यहाँ पर आ जाएगा। अब टोटल देखो, ये पूछा गया है क्वेश्चन हमारा केवल एक विषय में उत्तीर्ण, तो 35 5 40 और 5 45, तो आंसर हो जाएगा हमारा 45, पहला ही वाला। आगे देखो, नेक्स्ट है, तत्वों का वर्गीकरण क्यों महत्वपूर्ण है। यानी कि तत्वों को अगर हम एक सीरीज में रखते हैं, क्रम से रखते हैं, ऐसा रखना क्यों जरूरी है। तत्वों के गुणों का सुविधाजनक ढंग से अध्ययन करने के लिए, यानी कि इनको हम सुविधा अनुसार ये बता पाते हैं कि कौन से तत्व हैं, क्षारीय तत्व हैं, ये क्षारीय मृदा धातु, तो ऐसे हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उन वर्गीकरण उनको इस प्रकार से किया गया है। आगे क्वेश्चन देखो, तत्व का प्रतिरोध करने की पिंड की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। प्रतिरोध का मतलब है कि उसको रोकने के लिए क्या कहा जाता है। जैसे कि कोई पिंड है, मान लो कि कोई कुछ ये पड़ा है, ये चुपचाप यहाँ पर खड़ा है, क्यों खड़ा है, क्यों रुका हुआ है, क्योंकि इसका एक प्रतिरोध लग रहा है और उसे हम बोलते हैं जड़त्व।
तो जड़त्व दो टाइप का हो सकता है, गति का और स्थिर का। कोई वस्तु अगर स्थिर है तो उसमें स्थिर जड़त्व लग रहा है क्योंकि उसको रोके हुए है, और गतिज का मतलब है गतिज जड़त्व लग रहा है क्योंकि उसको लगातार चला रहा है। तो ऑप्शन नंबर पहला सही उत्तर हो जाएगा। अगला, नेक्स्ट, एड्स का पूरा नाम क्या है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, देखो आ भी गया है, ये एक बार और पूछा गया था। तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। याद रखना आप, ऑप्शन नंबर दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। पेन कॉपी आप लेके बैठे होंगे तो आप इसका फुल फॉर्म अभी नोट कर लीजिए वीडियो को रोक करके। तो ये लिखिए और इसके आगे ये लिख लीजिए, हो सकता है दोबारा आ जाए क्योंकि ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। अगला, चूज द मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। ये फिगर दिया गया है, इसमें से अगर हम शीशा में देखेंगे इस फिगर को तो कैसा दिखेगा शीशे में? तो देखो, शीशा में देखने पर हमेशा क्या होता है कि जो दाईं पक्ष होता है वो बाएं की तरफ हो जाता है और बाएं वाला हिस्सा दाएं की तरफ हो जाता है। तो यहाँ से देखो, अगर इसको आप देखोगे, ये मान लो कि मैं ऐसा कर लेता हूँ, ये यहाँ पर है पत्ती, ऐसे मान लो। तो ये वाला जो हिस्सा है ये काला वाला, अब की बार वो इधर आ जाएगा काला वाला। तो देखो किस में है, तो ये काला वाला मिल रहा है इसमें भी और इसमें भी, सब में मिल रहा है इसको छोड़ करके। अब आगे देखो, हमें इसको भी देखना है। तो ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों, ये वाला दाएं साइड है अभी, तो ये बाएं साइड पहुंच जाएगा। तो ये कहाँ पहुंचेगा? बाएं साइड। तो बाएं साइड किस में दिया है? इन सब में दिया है। अब देखो सबसे बड़ी चीज़ जो है कि कलर ऊपर की तरफ अगर है, क्योंकि इतने से ये हिस्सा जो होता है ये वाला, जैसे मान लो ये है तो इधर का हिस्सा इधर हो जाएगा, बस इतना होता है, ठीक है। तो ये वाला जो है, ये जो मान लो कि ये ब्लैक वाला है तो ब्लैक वाला ऊपर ही हिस्सा रहेगा हमेशा। तो देखो इसमें, इनमें तो दो में नीचे है तो ये कट हो गए। अब आगे देखो, ये पत्ती टेढ़ी थी तो टेढ़ी पत्ती तो इधर भी तो टेढ़ी हो जाएगी ऐसे, तो इसमें सबकी सीधा दिया तो ये कट गया और ऑप्शन दूसरा बचा, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, नीचे दिए गए विकल्पों में से 3 किसी विशेष तरीके से संबंधित हैं, उस विकल्प का चयन करें जो दूसरों से भिन्न है या फिर बेमेल है। इनमें से अलग क्या है ये बताना है। तो देखो, लैम्ब मेमना होता है यानी कि बच्चा होता है, किटन ये भी बच्चा होता है, लार्वा ये भी बच्चा होता है, जबकि जो कैट है ये कैट बच्चा नहीं होता है, कंप्लीट जीव होता है जो पूर्ण विकसित होता है, ठीक है, इसलिए ये अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे उष्मारोधी का उदाहरण है? उष्मारोधी का मतलब है कि जिससे होकर के उष्मा ना जा सके, उसका वो विरोध करे। तो ये उष्मारोधी कौन हो जाएगा? कांच। अब ये कांच आप ये नहीं कह सकते हो कि सबसे अच्छा उष्मारोधी होता है। इन ऑप्शंस के हिसाब से अगर इन चारों में कंपेयर करें तो फिर कांच आएगा, ठीक है। आप ये मानना, ये मत सोचना कि कांच ही सबसे ज़्यादा उष्मारोधी होता है, ऐसा नहीं है। इससे अच्छे अच्छे पढ़ें, जैसे लकड़ी मान लो, लकड़ी तो और ही होता है। तो यहाँ पर देखो, एल्युमिनियम, कांच, तांबा और इस्पात, इनसे तो ऊष्मा जा सकती है लेकिन कांच से नहीं जाती है, ये प्रतिरोध करता है, इसको थोड़ा बहुत जाती है, ना के बराबर। अगला, वह लघुत्तम संख्या कौन सी है? लघुत्तम का मतलब छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 16, 24, 30 और 48 से विभाजित किए जाने यानी कि भाग देने पर प्रत्येक मामले में शेष 11 रहता है। अब देखो, मैंने बताया था कि ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। तो देखो, हर मामले में 11 शेष रहेगा। तो देखो, किसी भी संख्या को उठा लो, किसी भी ऑप्शन को उठा लो, मान लो मैं इसको उठा लेता हूँ, तो 465 में से आप 11 हटा दो। 11 क्यों हटाएंगे? क्योंकि 11 एक्स्ट्रा है तभी तो शेष बच जाता है। अब 11 हटाने के बाद क्या बचेगा? यहाँ देखो, 5 में से 1 गया तो 4 आएगा और 6 में से 1 गया तो 5 और ये 454 बचेगा। अब इस 454 को भाग देंगे इन नंबर से, अगर पूरी तरह से कट जाता है तो समझ जाएंगे कि ये सही उत्तर हमारा हो जाएगा। और जब भी हम शुरुआत करेंगे तो लघुत्तम बोला है तो सबसे छोटी संख्या से शुरुआत हम करेंगे हमेशा, ऑप्शन में, ये आप याद रखना। अब देखो, पूरा का पूरा आप सॉल्व करने नहीं बैठ जाना। अब देखो 16 है, 16 मतलब है कि वो 4 से कट रहा है, तो 4 से कौन नंबर कटता है? जिसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट जाते हैं वो ये 16 को भी काट देगा। तो देखो, ये जो 54 होता है ये 4 से नहीं कटेगा, तो इसलिए ये तो ख़त्म हो गया, नहीं कट रहा। तो हमें बाकी से चेक नहीं करना है कि इससे कट रहा है कि इससे नहीं कट रहा है। अब एक से नहीं कट रहा तो बाकी का मतलब है ये पूरा हमारा फ्लॉप हो गया, जो भी हमारा रूल था। तो इसका मतलब कहने का कि बस अब हम समझ जाएंगे कि ये सही नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक नंबर से नहीं कटेगा, बाकी से कट जाएगा तो भी उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, सभी नंबर से कटना चाहिए। अब 491 देखो, 491 अगर 11 हम हटा देते हैं तो बचेगा कितना? 480। अब इस 480 को 16 से अगर भाग देंगे, 16 मतलब 4,
तो 4 मतलब होता है कि लास्ट के 2 डिजिट विभाजित होंगे तो 16 भी विभाजित हो जाएगा। तो देखो 80 जो है 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 20 चौक 80, तो मतलब 16 पंचे 80 कट रहा है। अब देखो 24, तो 24 से अगर हम 480 का भाग देंगे तो 24 भी 4 छंग 24, 4 से कटता है, ये भी कटता है। अब 24 8 से भी कटता है, तो 8 के लिए क्या होता है कि लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं, जबकि इसमें 3 ही डिजिट है ही। 8 छंग 48 कट जाएगा ऊपर वाला, 8 त्रिक 24, 8 छंग 48, 8 त्रिक 24, 3 दूनी यानी कि पूरा पूरा कट रहा है। अब देखो किससे हमें 480 को चेक करना है, 30 से चेक करना है। 30 से चेक करने का मतलब कि लास्ट में 0 है, 0 0 कट जाएगा और 3 आएगा, यहाँ भी काट दो, ये तो 3 से कट ही जाएगा। 48 है, 48 480 तो कट ही जाएगा। इसका मतलब सारे नंबर काट रहे हैं इस 480 को, तो ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए आप? 11 हटाना है, अगर शेषफल कुछ और बचता तो कुछ और हम माइनस करके हटाते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है, फ्रांस ने कितने फीफा विश्व कप खिताब जीते हैं? तो ये है 2, लेकिन ये आपके लिए करेक्ट नहीं हो सकता है क्योंकि आप वीडियो को 2024 के हिसाब से देख रहे हैं और ये पिछला पेपर था, इस वजह से इसका जो करंट डेटा है वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट, जब एक घड़ी में समय 7:20 होता है तो मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच कितने अंश का छोटा कोण बनेगा? तो देखो आप हमेशा याद रखना कि कोण को मैं थीटा मान लेता हूँ या डिग्री मान लेता हूँ, बराबर होता है 30h माइनस 11/2 और m। h का मतलब है घंटे और m का मतलब है मिनट। ठीक है, h मतलब आवर्स, घंटे वही है। अब हमें एंगल बताना है कितना होगा, तो देखो 30 और h का मतलब क्या है कि कितना बचा है 7, तो लिखो आप 7 माइनस 11/2 और m का क्या मान है 20, तो ये हो जाएगा 20। इसको करेंगे 7 त्रिक 21, 210 माइनस इससे ये काट देंगे तो 110 आ जाएगा। अब इसको काट दो, 10 से 10 गया और 200 में 100 गया तो 100 ही बचेगा, तो केवल आ जाएगा 100 डिग्री। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर तीसरा वाला हमारा सही उत्तर आ रहा है। तो बस आप इस फार्मूले को नोट कर लीजिए, जब कभी भी मिनट और घंटे की सुई के बीच कुछ भी एंगल पूछा जाए तो आप ये फार्मूला हमेशा लगा दिया करिए। तो बस आप नोट कर लीजिए अपनी पेन और कॉपी में, मैं इसको हटा देता हूँ। आगे देखो कथन और निष्कर्ष का, इसको देखते हैं। एक कथन है, बॉस ने सचिन को उसके सहकर्मियों की उपस्थिति में अपमानित किया है, यानी कि जो बॉस है उसने सचिन को बेइज्जत कर दिया है उसके साथ वाले के लोगों को, जो साथ में काम करते होंगे सचिन को, उसी के सामने। निष्कर्ष हम क्या निकाल सकते हैं, बॉस को सचिन पसंद नहीं है। अब देखो ऐसा नहीं कि पसंद नहीं, हो सकता है कोई काम ना किया हो ढंग से, इस वजह से कोई गलती हो गई हो सकता है इसलिए डांट दिया हो, तो ये कह नहीं सकते हैं, तो इसलिए ये गलत है। दूसरा है, सचिन अपने सहकर्मियों के बीच लोकप्रिय नहीं था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लोकप्रिय था या फिर नहीं था, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, हमें डाउट है। तो जिस पे डाउट होता है वो हमेशा गलत ही होता है, तो ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है, ऑप्शन पहला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला है, मौर्य काल के साहित्यिक स्रोतों में इंडिका और डैश शामिल हैं। तो ये शामिल है इंडिका के साथ साथ अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र लिखी है चाणक्य ने, याद रखना आप। ठीक है, और इंडिका किसने लिखी है आपको ये बताना है कमेंट सेशन में। देखते हैं आप उनसे कितने जवाब सही आते हैं, और जिसके भी जवाब सही आएंगे उनको रिप्लाई हम अवश्य देंगे। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है, एक वस्तु का भार 98 न्यूटन है, पृथ्वी पर इसका द्रव्यमान कितना होगा यदि जी की वैल्यू दे के रखी है? तो हमें पता है कि यहाँ पर द्रव्यमान जो होता है F बराबर mg। ठीक है, और ये टोटल दे के रखा है 98 और m की वैल्यू क्या है ये निकालना है, और g मतलब 9.8 है, तो m इक्वल हो जाएगा 98.9.8। जीरो से इधर हटा देंगे, 98 से 98 कटेगा तो आ जाएगा 10, तो m की वैल्यू हो जाएगी 10 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नीचे दी गई 4 आकृतियों में से निम्नलिखित आकृति के सही जल प्रतिबिंब का चयन करिए। तो देखो जल प्रतिबिंब जब भी होता है तो ये जो ऐसे मान लो लाइन है, तो जैसे मान लो ये है, तो ये ऊपरी हिस्सा जो होता है वो रहेगा इधर ही, बस इसका उल्टा ऐसे हो जाता है, ये याद रखना आप। अगर ये कोई छड़ ऐसे है मान लो, तो अब की बार जो आएगी वो ऐसे हो जाएगी, बस ऐसे ही होता है, मतलब उसका अधूरा हिस्सा बन जाता है, ये याद रखो। अब हमें क्या दिया है, फैमिली दिया है, तो देखो जो फैमिली लिखा है ऑप्शन के आधार पर सबसे पहले देखो जो लिखा है फैमिली वाला, तो देखो यहाँ पर
एफ है तो हमने क्या बताया कि अगर एफ ऐसे होगा तो आप इसको नीचे की तरफ बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, तो ये तो हो जाएगा। तो ये देखो, ये तो पहली बात गलत ही हो गया हमारे पास। बाकी वाला देखते हैं, ये सारे सेम है एफ एफ, तो छोड़ दो इसको। अब आगे कोई यूनिक वाला ढूंढो। यूनिक वाले में क्या है, देखो ए और ए सेम है तो हमको इनको मैच नहीं करना। अब एम की बारी आती है, तो एम ऐसे लिखा होगा तो अब कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो देखो ऊपर की तरफ एम किस में दिया है, ये इसमें नहीं दिया तो ये कट हो गया। अब लास्ट वाला देखो वाई वाई सेम है तो इसको छोड़ दो। अब एल वाला देखो, जो एल दिया है दोस्तों, वो एल अगर ऐसे दिया है तो अब किस प्रकार से हो जाएगा आप खुद ही बताइए। तो ये हो जाएगा इस प्रकार से कुछ, ये माफ कीजिएगा, ये एल हो जाएगा इस प्रकार से। तो बस देखो किस में दिया है, ऑप्शन नंबर हमारा चौथा ही सही है क्योंकि एल इसमें उल्टा दिया है। तो बस आप ऑप्शन से कर लिया करिए जब भी आपको ना आ रहा हो, ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक कथन निष्कर्ष का। कथन है वजन कम करने वाले एक संस्थान का विज्ञापन कहता है, यानी कि कोई इंस्टीट्यूट है वो कहता है मैं वजन कम करता हूँ। अब वो दावा क्या कर रहा है, तो यहाँ देखो 3 सत्रों में अपना वजन 5 किलोग्राम कम करें, यानी कि 3 सप्ताह जो हैं उसमें आप 5 किलोग्राम तक का वजन कम कर सकते हैं। अब हम अपना अनुमान क्या लगा सकते हैं, धारणा क्या बना सकते हैं। धारणा है यदि आप वजन घटाने के कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो 6 सत्रों में आपका वजन 10 किलोग्राम कम हो जाएगा। तो भाई ऐसा नहीं है कि ये मैथ तो है नहीं कि 3 सत्र में अगर 5 किलोग्राम कम होता है तो 6 सत्र में 10 किलोग्राम हो जाएगा। फिर अगर आगे देखेंगे तो 9 सत्र में हो जाएगा 15 किलोग्राम। तो धीरे धीरे करके जीरो से माइनस में थोड़ी वेट चला जाएगा, तो ये सार्वभौमिक सत्य नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि ये गलत है, पहला वाला हमारा गलत है। दूसरा कहता है संस्थान वजन घटाने के कार्यक्रमों से संबंधित, हाँ ये बात कह सकते हैं क्योंकि उसने यहाँ पर दावा किया है ना कि 3 सत्र में अपना वजन कम करें, तो कम करने का वो काम ही कर रहा है, वजन कम करने का। तो यहाँ पर पहला गलत है, दूसरा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, केवल धारणा सेकंड अंतर्निहित है, ऑप्शन चौथा। अगला क्वेश्चन, सतपुड़ा रेंज में, सतपुड़ा को सतपुड़ा भी बोलते हैं याद रखना, सतपुड़ा रेंज में माउंट धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है जो डैश में स्थित है। तो ये है एमपी में, कहाँ पर, मध्य प्रदेश में, आप ये देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है 3 तत्व। देखो सबसे बड़ी बात है, जो पिछली वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो हमने बताया था डोबे राइनर का जो त्रिक सिद्धांत दिया था उसी संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है। तो पीरियडिक टेबल से ऐसे घूम घूम के भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है 3 तत्व ए बी और सी डोबे राइनर का त्रिक बनाते हैं। त्रिक का मतलब होता है कि जैसे ए बी सी ये एक तत्व हैं, दूसरे डी ई एफ एक तत्व हैं। समझ गए आप, इनके बारे में आगे जानेंगे। यदि तत्व ए का परमाणु द्रव्यमान 7 है, मतलब इसका मान लो कि 7 है, और तत्व सी का परमाणु द्रव्यमान 39 है, इसका क्या है 39 है, तो तत्व बी का यानी कि इस वाले का हमें बताना है कि ये क्या होगा। ये तो एबीसी एक एग्जाम्पल दिया है, कोई तत्व ऐसे मान के दिया है तो क्या होगा। तो देखो डोबे राइनर ने क्या दिया था, उन्होंने कहा था कि अगर हम किसी भी तत्व के पहले और एक छोड़ के उसके बाद वाले का जो एक जैसे देखो ए बी सी एक पेयर हो गया, डी ई एफ एक पेयर हो गया, तो किसी भी पेयर को अगर उठाएंगे तो उसका पहला वाला तत्व और उसका अंतिम वाला तत्व दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे तो जो एवरेज निकलेगा, जो आंसर आएगा वो बीच वाले का तत्व होता है। समझ गए आप, ये द्रव्यमान होता है। तो देखो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा और साफ कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो अब इसका बताना है, तो हमने क्या बताया 7 जोड़ दो और इसके लास्ट वाला 39 जोड़ दो, तो 39 प्लस का 7 ये हो जाएगा 46 और बटे में 2 कर दो आप, तो ये हो जाएगा 23। तो इनका जो एवरेज आया है वो 23 आया है, वही हमारे बीच वाले का हो जाएगा 23। तो ऑप्शन नंबर चौथा वाला सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो डोबे राइनर ने यही सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है 42 सेंटीमीटर लंबे खोखले सिलेंडर का बाहरी व्यास 16 सेंटीमीटर और आंतरिक व्यास 12 सेंटीमीटर है। यदि सिलेंडर की सामग्री 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भार की है तो खोखले या खाली सिलेंडर का भार कितना हो जाएगा, ये बताना है। तो देखो मान लो जैसे कोई एक ही सिलेंडर बना है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे मान लो, मैं इसको थोड़ा छोटा सिलेंडर मान लो, छोटकू सिलेंडर, ठीक है, ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक है। अब कह रहा है कि मान लो कि ये इसकी अंदर का है,
इसको मैं इतना हिस्सा काट के अलग कर लेता हूँ ताकि हमें समझना है क्वेश्चन के आधार पर ये हो जाएगी। इसको और अच्छा समझते हैं। हालांकि ये इस प्रकार से नहीं होगा, आप याद रखना, ठीक है। ये ऐसे मान लो थोड़ा सा चिपटा हुआ होगा, ऐसे, ये याद रखना, कुछ इस प्रकार से ऐसे करके दिया है। तो ये जो त्रिज्या दे के रखी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये बाहरी त्रिज्या और ये आंतरिक त्रिज्या है। तो यहाँ पर कह रहा है बाहरी त्रिज्या कितनी है, 16 है। तो ये टोटल अगर हम अंदर से लेकर यहाँ तक की करते हैं तो ये 16 हो जाती है। 16 त्रिज्या नहीं है, ये व्यास है, तो माफ कीजिएगा। 16 का मतलब हो जाएगा कि इसका आधा करेंगे तो त्रिज्या R1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8, ठीक है। तो मान लेते हैं इसको कि R1 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, ये 8 है और 16 है, इसका आधा 8 हो जाएगा। और R2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 12 और इसका आधा 6, क्योंकि व्यास का आधा त्रिज्या होता है। अब फार्मूला हमारे पास सिलेंडर का आयतन जो होता है वो होता है पाई R स्क्वायर का H, ठीक है। मैं इसको थोड़ा और साफ करके लिख देता हूँ, ठीक है। अब आगे देखो, पाई की वैल्यू है 22/7, हालांकि यहाँ दे रखी है, और ना दी हो तो भी आप यही रखना, R स्क्वायर। अब R स्क्वायर का मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, और H है तो H जो भी दिया है वो रखो, 22/7 हो जाएगा, इसको आप काटना नहीं अभी। और R1 की वैल्यू क्या है, 8, और 8 का स्क्वायर 64 होता है, और 64 में से 6 छंग 36, तो 36 हो जाएगा। H की वैल्यू कितनी दे के रखी है, तो H है यहाँ पर 42, तो ये हो जाएगा 42, ठीक है। अब इसको भी काट सकते हैं, 7 एकम 7, 7 छंग 42, तो नीचे आ जाएगा 22 है, गुणे में 64 में से 36 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, तो 28 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दे दीजिए 28 और गुणे में 6। अब इसका मल्टीप्लाई कराते हैं, तो जब आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे दोस्तों तो ये आएगा हमारे पास 36,960, ये 960 है, इतना आएगा। अब ये 10 के हिसाब से पर किलोग्राम की बात कर रहा है। अब हमें केजी में चेंज करना है, तो केजी में चेंज करने के लिए हमें 1000 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि इसका आयतन निकाल रहे हैं, क्यूब हो जाएगा। तो 3 जीरो हैं, तो यहाँ पर 3 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, 0, 6 और 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 36.960। तो देखो 36.960 ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प की पहचान करें जो तीसरी आकृति से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी आकृति पहले वाली से, ठीक है। इसको हम आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, अब ये सर्कल बना है, सर्कल में इसमें से रेखाएं खींच दी गई, कितनी, 1, 2, 3 रेखाएं खींच दी गई हैं। अब 3 रेखाएं जब खींच दी गई हैं तो यहाँ पर भी देखो सी की वैसी हो जाएगा, यहाँ पर भी रेखाएं हो जाएंगी 3, कैसे, 1, 2 और ये 3। तो देखो कहाँ पर मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर दूसरे में सही है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए आप। आगे देखो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट, चांदी पर डैश कोटिंग संक्षारण का उदाहरण है, तो ये होती है काला। जब चांदी दोस्तों काली पड़ जाती है, उसका कलर काला हो जाता है, तो समझ जाओ कि उसमें संक्षारण शुरू हो गया, उसका क्षरण शुरू हो गया है, जंग लगना, जैसे हम लोग लोहे में जंग बोलते हैं ना, ठीक वैसे आप समझ सकते हो, चांदी पर जंग लगा तो काले कलर की परिवर्तित हो जाती है। आगे क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, जीवों में भिन्नता से डैश होता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये कई बार शिफ्ट में पूछा जा चुका है, याद रखना है, तो इसको रिपीटेड चाहे लिख लो, ठीक है। आरपी लिख देता हूँ, जीवों में भिन्नता से डैश होता है, तो ये विविधता की उत्पत्ति और विकास होता है, यानी कि जो जीव होते हैं उसमें विविधता आती है, अनेक प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, और 85 के आगे वाले क्वेश्चंस कवर करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, जो भी हमारा अगला पार्ट आएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाती है तो प्रॉब्लम होती है एडिट करने में, अपलोड करने में, क्योंकि डेटा भी कम रहता है, तो इस वजह से। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आई होगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसके आगे वाला पार्ट्स जब भी इसी वीडियो के नीचे आप चेक कर लेना, अगले पार्ट की लिंक मिल जाएगी, इसके आगे वाले क्वेश्चंस उसमें मिल जाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए, कमेंट सेशन में कुछ पूछना या कहना चाहते हैं तो कमेंट सेशन में आप अपनी बात कह सकते हैं। और हाँ, इसके साथ साथ अगर आप किसी स्पेशल वीडियो की डिमांड कर रहे हैं तो भी आप कह सकते हैं, उसके बारे में भी हम देखेंगे और उस पर ज़रूर अमल करेंगे। दोस्तों चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी रेलवे के हो चुके हैं, एलपी टेक्नीशियन और ये ग्रुप डी, सारे के सारे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप एक बार चेक कर लीजिएगा, सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, एलपी की, ग्रुप डी की, रेलवे की, सबकी,
ठीक है? तो मिलते हैं नए वीडियो में, उम्मीद है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।